Guys, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक, न्यूटन्स लॉस। हमने कैनामेटिक्स टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। उसी के कंटिन्यूएशन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स लॉस, जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के डायनामिक्स के बारे में समझेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स लगती है तो उस फोर्स की वजह से उस पर एक्सेलरेशन क्या होता है, कब वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे होता है, कब वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा, किस केस में एक्सेलरेशन बढ़ेगी, किस केस में एक्सेलरेशन घटेगी, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कैसे मोशन रिलेटेड होगा। ये सारी चीज़ें हमें इस न्यूटन्स लॉस चैप्टर में सीखनी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो मैकेनिक्स के फंडामेंटल्स हैं उनके कंसेप्ट के हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, और बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बेसिक न्यूटन्स लॉज है, जस्ट हमें उनको अप्लाई करना है तो काफ़ी ईजिली आपको बातें समझ में आएंगी। जस्ट बेसिक कंसेप्ट को आप फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। If net force acting on a particle is zero, then and only then acceleration of particle is zero। यानी कि अगर कोई भी एक पार्टिकल है उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो एक्ट कर रही है। मान लीजिए कि ऐसा सिचुएशन जहाँ पर एक फोर्स इधर से एक्ट कर रही है, लेट्स से एफ, और एक फोर्स इस तरफ से एक्ट कर रही है, ये भी है एफ। तो नेट फोर्स इस पार्टिकल पर क्या एक्ट करेगी? एक तरफ आपको दिख रहा है एक फोर्स इस डायरेक्शन में, दूसरी फोर्स इसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इन दोनों फोर्स को वेक्टरली अगर हम ऐड करें तो ऐड करने के बाद हमें वेक्टरली क्या मिलेगा? इन दोनों फोर्स को ऐड करने पर ज़ीरो, क्योंकि एक है पॉजिटिव डायरेक्शन में, दूसरी ठीक है नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये वो एक सिंपल सा एग्जांपल है जहाँ पर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज ज़ीरो। तो अगर नेट फोर्स ज़ीरो है किसी पार्टिकल पर, तब और सिर्फ तभी उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज ज़ीरो। सो इक्वेशन के टर्म में इफ एफ इज इक्वल टू ज़ीरो देन एक्सेलरेशन इज ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो। इस सिचुएशन को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसी सिचुएशन को हम अंग्रेजी में कहते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जहां पर नेट एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। पिछले टॉपिक कैनेमेटिक्स में हमने एक शब्द सीखा अंग्रेजी का, रेस्ट। मैंने आपको बताया था कि रेस्ट जो होता है दैट इज स्पीड के ज़ीरो होने को रेस्ट कहते हैं, वी इज ज़ीरो। लेकिन रेस्ट और इक्विलिब्रियम में अंतर है। इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम इज व्हेन एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, इस चीज़ को ख्याल रखिएगा। दैट रेस्ट मीन्स वेलोसिटी इज ज़ीरो, इक्विलिब्रियम मीन्स एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। तो इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है? जब नेट फोर्स ज़ीरो होगा। कैनेमेटिक्स से अगर हम कनेक्ट करें तो हमने पहला इक्वेशन क्या सीखा था कैनेमेटिक्स में कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है, यानी कि ये टर्म क्या हो गया? जीरो हो गया। उस केस में क्या हो जाना है? v विल बी जस्ट इक्वल टू u, यानी कि आपकी फाइनल वेलोसिटी वही रहनी है जो आपकी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी थी। तो अगर एक सिचुएशन ऐसी जहाँ पर पार्टिकल मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी u, यानी कि हमेशा वो हर इंस्टेंट पे उसकी फाइनल वेलोसिटी भी एग्जैक्टली इनिशियल वेलोसिटी के बराबर ही रहनी है। क्यों? क्योंकि इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो है तो जब एक्सेलरेशन पार्टिकल का ज़ीरो होता है उस केस में इक्विलिब्रियम सिचुएशन कहते हैं उसको। वो पार्टिकल अगर मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी हर टाइम पर सेम रहेगी। ये फाइनल वेलोसिटी विल बी सेम एज इनिशियल वेलोसिटी, उसकी कभी वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पार्टिकल मूव भी करे, ये भी एक सिचुएशन हो सकती है कि जब मान लीजिए पार्टिकल रेस्ट पे है। तो अगर पार्टिकल रेस्ट पे है और उस पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं काम कर रहा, यानी कि पार्टिकल रेस्ट पे होने के साथ साथ इक्विलिब्रियम पे भी है, लेकिन दूसरे सिचुएशन में पार्टिकल मोशन में है, पार्टिकल मूव कर रहा विद सम वेलोसिटी u, लेकिन फिर भी पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे है। क्यों? इसलिए क्योंकि उसका एक्सेलरेशन जीरो है। तो ये दोनों सिचुएशन इक्विलिब्रियम वाली है, लेकिन इक्विलिब्रियम के साथ साथ ये सिचुएशन रेस्ट वाली है और ये सिचुएशन मोशन वाली है। तो आप प्लीज़ इक्विलिब्रियम, रेस्ट और मोशन, ये सारे वर्ड्स एकदम क्रिस्टल क्लियर दिमाग में आपको पता होने चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज करेंगे किसी भी अच्छे क्वेश्चन में। तो इक्विलिब्रियम पे अगर कोई पार्टिकल है तो मतलब ये होता है कि उस पार्टिकल पर नेट फोर्स जो है दैट इज ज़ीरो, जिसकी वजह से क्या होगा? नेट एक्सेलरेशन विल ऑल्सो बी ज़ीरो। अब वो पार्टिकल अगर रुका हुआ है तो हमेशा रुका रहेगा, कभी नहीं चल पाएगा बिकॉज वेलोसिटी इज ज़ीरो। लेकिन अगर वो पार्टिकल चल रहा है किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी u से, u के साथ,
तो हमेशा फिर वो उसी वेलोसिटी के साथ कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा। ओके, सो आई होप आपको फर्स्ट लॉ समझ में आ गया हो। अब हम देखते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ। Newton's second law says that acceleration of a particle is given by net force on the particle divided by its mass। तो सिंपल सा स्टेटमेंट है कि किसी भी पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होना है वो होता है उस पर एक्ट कर रही हुई नेट फोर्स। देखिए, जब भी नेट फोर्स कहा जाएगा, इसका सिंपल मतलब क्या होता है कि वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। क्योंकि देखिए, फोर्स क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमने वेक्टर चैप्टर में ही समझा हुआ है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी अगर एक से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी एक पार्टिकल पर, तो हमेशा हमें नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करना है, नेट फोर्स निकालने के लिए हमेशा हमें वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस करना है। ठीक है, तो वो वेक्टर सम आपको ऑलरेडी आता है। तो वेक्टर सम ऑफ फोर्स डिवाइड बाई इट्स मास, दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल। इसी चीज़ को हम अब रियलाइन कर देते हैं, तो फोर्स बन जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यही स्टेटमेंट है हमारा जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना है इस पूरे चीज़, यही बस बेसिकली दिस इज द ओनली इक्वेशन विच वी विल यूज इन दिस इंटायर चैप्टर। सेम इक्वेशन होगा। तो इसी चीज़ को आप अच्छे से फॉलो कीजिए कि F इज इक्वल टू मास m इंटू एक्सेलरेशन। तो इससे क्लियरली क्या दिखाई देना चाहिए कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट पर लेट से ये डायरेक्शन है ऑफ नेट फोर्स, तो देखिए सिंपली फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या है, मास एक स्केलर क्वांटिटी, एक नंबर है, इस पार्टिकल का जो भी मास होगा इनटू एक्सेलरेशन। तो आपको दिखाई दे रहा है कि फोर्स भी वेक्टर और एक्सेलरेशन भी वेक्टर। जब ये दो वेक्टर इक्वेट किए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है। इसका मतलब वेक्टर तभी बराबर होता है जब दोनों का डायरेक्शन भी सेम हो। तो बात हम यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में भी नेट फोर्स होना है, एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी होना है। तो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा, उसका डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड दोनों किस पर डिपेंड कर रहा है, उस पार्टिकल पर एक्ट करती हुई जो नेट फोर्स है। सिंपल इक्वेशन है, F इज इक्वल टू एम ए। तो जो भी F का डायरेक्शन है वही A का डायरेक्शन है। कोई पार्टिकल अगर ऐसा है बॉक्स जिस पर कि फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, नेट फोर्स, उस केस में क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होना है एक्सेलरेशन। अब मैग्नीट्यूड उसका ज़्यादा होना है कम होना है, ये डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ मास पर, बट होना सिंपली उसको उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स एक्ट कर रही है। ओके, हमारा लास्ट लॉ है सबसे फेमस न्यूटन्स लॉ, विच इज इट्स थर्ड लॉ, दैट इफ अ बॉडी A exerts a force F on another body B, then B exerts a force minus F on A, जिसको सिंपल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी कोई भी अगर एक बॉडी A है, एक बॉडी B है, A B के ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है अगर F, तो तुरंत फिर इंस्टेंटली B भी A के ऊपर एक फोर्स लगाएगा जिसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन चूंकि ऑपोजिट है, इसलिए इस फोर्स को हम क्या लिखेंगे, माइनस F। तो अगर हम इसको ऐसे कहें कि लेट्स से F1 इज फोर्स ऑन B बिकॉज ऑफ A, और उसी तरह से फिर F2 इज फोर्स ऑन A बिकॉज ऑफ B। ठीक है, तो ये जो पहली फोर्स है दिस इज F1, और जो फोर्स ऑन A बिकॉज ऑफ B, A के ऊपर जो B फोर्स लगा रहा है, दिस फोर्स इज बेसिकली F2। तो हम हमेशा से कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ F1 and magnitude of F2 will be just equal to F। सिंपल, मैग्नीट्यूड में ये हमेशा सेम होंगे, लेकिन चूंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है तो हम कहेंगे कि F1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F2। क्योंकि इन दोनों में फर्क क्या है कि A B पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, आप सीधा देखिए एरो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि B A पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। यही चीज़ हमेशा होनी है, हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब इसी चीज़ को एक
अप्लाई करके सबसे बेसिक सवाल जो माइंड में उठता है वो कुछ ऐसे है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है इधर ऐसा, ऑब्जेक्ट ए, और इसके ही साथ में एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बी। तो अगर ऐसा हो रहा है कि ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है एफ, और वहीं पर ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए के ऊपर एक फोर्स लगा रही है माइनस एफ। तो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ हमेशा ये होना है कि अगर ए बी के ऊपर एक फोर्स लगाएगा एफ, तो बी ए के ऊपर एक फोर्स लगाएगा माइनस एफ। तो अगर हम सोचें कि ए बी को धक्का दे रहा है और बी ए को धक्का दे रहा है, ऐसी कुछ सिचुएशन है, तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए? उसके हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि बी भी मूव करना चाहिए क्योंकि बी के ऊपर धक्का लग रहा है, और ए भी मूव करना चाहिए क्योंकि ए के ऊपर भी धक्का लग रहा है। मगर अगर ये जो वैल्यूज़ हैं उनके हिसाब से अगर सोचें हम, तो एक झटके में ऐसा लगता है कि यार टोटल फोर्स क्या है? टोटल फोर्स है एक तो एफ, और दूसरी है माइनस एफ। तो उस हिसाब से नेट फोर्स क्या हो गई? नेट फोर्स हो गई ज़ीरो। जब नेट फोर्स ज़ीरो हो गई, तो फिर जब नेट फोर्स ज़ीरो होती है तो क्या होता है? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी आता है ज़ीरो। यानी कि ए को भी रेस्ट पे रहना चाहिए इक्विलिब्रियम पे, और बी को भी रहना चाहिए इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन क्या लग रहा है? वो तो लग रहा है कि वो तो ज़ीरो होना चाहिए, बिकॉज नेट फोर्स ज़ीरो है। मगर ये रियल लाइफ में आप देखो, अगर ए बी को धक्का लगाएगा और बी ए को धक्का लगाएगा, तो ए शायद इधर जाए कुछ, बी शायद इधर जाए कुछ, ऐसा हो सकता है ना। लेकिन नेट एक्सेलरेशन क्या आ रही है? वो तो ज़ीरो आ रही है। तो ये तो कन्फ्यूजन हो गया। तो यही सबसे बेसिक कन्फ्यूजन है जो कि न्यूटन्स लॉ के क्वेश्चन में स्टार्ट होता है। बस हमें इस कन्फ्यूजन के पीछे की फिजिक्स समझना है और ये जानने की कोशिश करना है कि यहाँ पर हम गलती क्या कर रहे हैं। वो जैसे ही क्लियर हुआ, पूरा न्यूटन्स लॉ आपके लिए क्लियर हो जाएगा, चाहे वो आईआईटी मेंस का क्वेश्चन हो या एडवांस का, सारे क्वेश्चन आप ईजिली कर पाओगे। ओके, सो इस कन्फ्यूजन को और इसके पीछे की फिजिक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में समझते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।